सोचा था कि मैं परिपक्व हो जाऊंगा, तब अपने अंदर चले आ रहे इस द्वंद्व का समाधान भी खोज लूंगा। मुझे हमेशा से एक कुएं में जीने की आदत सी पड़ गई है। कुछ भी साफ नहीं, न अंदर न बाहर। अक्सर सोचता रह जाता हूँ कि जो कुछ मैं महसूस करता हूँ वह क्यों दूसरों की भांति, क्यों मैं सब अपनी दुनिया में खोए, मग्न और शायद खुश भी, लेकिन मैं ही एक जो बाहर से भले ही मुस्कुराता रहूं पर अंदर से पता नहीं क्यों एक उदासी घेरे रहती है। अब जबकि मेरी उम्र 35 वर्ष के पार हो चली है तो मुझे अपनी पसंद नापसंद, प्रेरणाएं, मायूसियों का ज्ञान हो गया है। लेकिन क्या खुद को समझ पाया हूँ मैं? आज ऑफिस की इस पार्टी में आकर थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। अपने आसपास मस्ती में नाचने लोग, खाते पियाते कि तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। ऑफिस में नया आया है, दूसरे डिपार्टमेंट में है, राघव नाम है। राघव को देखते ही भीतर कुछ हुआ, जैसे कुछ सरक गया हो। कहना गलत होगा, उसकी दृष्टि मेरी नज़रों का पीछा किया। कभी जेंट्स टॉयलेट तो कभी वॉशरूम में, कभी कैफेटेरिया तो कभी लिफ्ट। मैंने हर जगह उसकी दृष्टि को अपने इर्द गिर्द अनुभव किया। यह सिलसिला पिछले कुछ दिनों से ही यूं ही चलता रहा। जबकि मैं 12वीं में ही गर्लफ्रेंड बना ली थी। कॉलेज में भी 1-2 अफेयर हुए, पर मेरा दिल अक्सर लड़कों की ओर दिल धड़कता रहा। हॉस्टल में मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। सबसे छिपकर मैं देखता रहता था, उससे प्यार करता था। यूं ही बात मैं किसी से नहीं कर सकता। उस जमाने में यह जब उपवास का कारण तो था ही, गैर कानूनी भी था। और फिर हमारा धर्म और उसके स्वघोषित लक्षण जो इस समाज की मर्यादा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि हिंसा पर भी उतर सकते हैं, उनसे अपनी रक्षा कर पाना मेरे लिए संभव न था। चुप रहने में ही भलाई थी। फिर मेरा दिमाग कहता है कि मेरे दिल की धड़कन है, मैं केवल नए पार्टनर कंट्रोल रहा हूँ। कभी लड़की की तरफ आकर्षित होता हूँ तो कभी किसी लड़के की तरफ। ये आसक्ति हो जाती है। तब तक मुझे लगता है कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मतलब औरतें भी पसंद है और मर्द भी। तभी तो शादी की। बाहर से देखने पर मेरी ज़िंदगी हसीन थी, एक खूबसूरत साथ देने वाली बीवी, 2 नन्हे प्यारे बच्चे, गृहस्थी, वह सब था जिसका कोई कल्पना करता है। मुझे याद है कि माता पिता शादी के लिए जोर दे रहे हैं, रिश्तों की कतार लगा करती थी। तब मुझे अपने अंदर छाई ये बदली या कंफ्यूज कर दिया करती थी। मैं किसी लड़की को पसंद नहीं कर पाता और समय मांगता, लेकिन जब विशाखा को मिला तो लगा कि जैसे इसमें अच्छी दोस्त मुझे ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। और मेरा यह निर्णय गलत नहीं रहा। विशाखा मुझे अच्छी तरह समझती है, मेरे मन की तहों में घुसकर वह मेरी हर परेशानी हल लेती है। मेरे लिए उससे अच्छी दोस्त का संसार भी नहीं। हमारे बच्चों और हमारी गृहस्थी में उसने बखूबी संभाल रखा है। मगर जैसे मेरा दिल राघव को देखकर उछलने लगता है, वैसे कभी विशाखा को देखकर नहीं उछला। हाँ, हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच वह हर संबंध है जो पति पत्नी के रिश्ते में होता है, परंतु वह दुश्मन ही जो होना चाहिए। हमारे रिश्ते फैशन है, जुनून है, फितूर है, कभी रहा ही नहीं। एक बेटी की तरह मैं अपने फर्ज निभाता रहा हूँ, पर विशाखा ने कभी शिकायत नहीं की। शायद हिंदुस्तानी औरतों का यही घुट्टी पर में पिलाई है कि पति को खुश रखना उनकी जिम्मेदारी, उन्हें खुश करना, पति की नहीं, पति की हाँ में हाँ मिलाना, पति के हिसाब से जीना, उसके हर सुख दुख में उसकी परेशानियों को दूर करना, ये सब पत्नी के खाते में आता है। धोखेबाज और माता पिता है। अरमानों का ख्याल करते हुए मेरी शादी हो गई। अब उम्र की नज़दीक हम दोनों की समाज में मुझे वह सब मिला जो कोई चाहता है, स्थिर आबाद स्थायी जीवन। पीछे ही धीरे धीरे पढ़ने से लगा, कहने को हमेशा वफादार रहा, परंतु मेरी नज़रें दूसरे दिलकश मर्दों की चोटी पर देखते रहना ही छोड़ रख गई। समय बीतने के बाद मुझे अपनी सेक्सुअलिटी पर शक बढ़ता गया। सबके सामने मैं खुश था, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, मगर मेरा एक हिस्सा सांस नहीं ले रहा था। लगता जैसे मेरे हाथों में सब कुछ छूट रहा हो। लेकिन आज की पार्टी में जैसे मेरा मन पर जमी सारी फाइल कुछ महीनों से, जब से राघव कंपनी में आया, तब से मेरा दिल
इस पर कई अक्सर फिसलता रहा। जब भी राघव मेरे सामने आता, मेरा दिल उसकी ओर भागने लगता। कहीं विश्वास था ही कि जी उसके दिल का भी यही हाल है। कई महीनों की लुका-छिपी के बाद आज राघव ने मुझे अकेले में घेर लिया। उसके हाथ मेरे बदन पर रेंगने लगे। मुझे कुछ होने लगा, एक ऐसा जैसे कुछ नहीं हुआ। कॉलेज में आज राघव ने स्पर्श, एक लंबे अरसे के बाद मेरी तरफ को सुकून मिला। मैं तो इस भावनाओं को भूल ही गया। विशाखा के साथ जो कुछ होता, उसे केवल कर्तव्य परायणता का नाम दिया जा सकता है। प्यार का एहसास, इश्क की लालसा, सारे बंधन तोड़ देने की धुन मुझे राघव के साथ अनुभव होने लगी। राघव अविवाहित था, उसके लिए किसी का साथ उसके जीवन साथी में धोखा न देना मेरे लिए था। मुझे आगे बढ़ने के लिए पहले विशाखा का चेहरा नजर आने लगा। मुझे कुछ समय रुकना पड़ेगा, लेकिन विशाखा की मेरी सच्चाई में अवगत कराने का वक्त आ गया था। मेरा दिल बार बार मुझे विशाखा की अपनी भावना बताने की जिद करने लगा। मैं समझता था कि हो सकता है इस सच्चाई को मुझे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसी डर की वजह से मैं आज तक एक खोल के अंदर डूब कर रहा, चुप रहा कि कोई मेरी असलियत जान न पाए, स्वयं मैं भी नहीं। परंतु अब मुझे रुकना मुश्किल होने लगा। मैं विशाखा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर मुझे एक ही जीवन मिला जो तेजी से निकलता जा रहा था। यूं नहीं, मैं विशाखा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर मुझे अब यूं ही अपने मन को दोहराता रहा। तभी विशाखा मेरे कमरे में दाखिल हुई। हर रात कल धोने के बाद लोशन लगाना अच्छा लगता था। ड्रेसर के सामने बैठी और अब अपने बाल काटकर चोटी बनाने लगी। तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने कहा। हम बस इतना ही बोली। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने विशाखा के सामने अपनी सभी बोलती का परोल दिया। स्टेज नहीं, विशाखा ने नहीं कहा। कैसा लगा जैसे इस बात को सुनने की उम्मीद न थी। जाने कब से शायद वह जानती थी मेरे सच को, बस मेरे कहने का इंतजार कर रही थी। विशाखा ने बिस्तर पर अपनी साइड बैठते हुए मेरी ओर देखा। आंखों में एक सूनापन, एक खामोशी सी भावना ही। सोनी दृष्टि से देखकर मुझे अंदर से कुछ काट गया। बाल कुछ कहोगी नहीं, मैंने पूछा। क्या कहूँ, क्या सुनना चाहते हो विशाखा? उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए मैंने कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम अधिक कोई नहीं समझता। मैं ये सच्चाई केवल तुम्हें बताई है। पूरी दुनिया में कोई सिवा मेरे इतना अच्छा नहीं समझता, इसलिए चुप हूँ। अगले दिन मैं ऑफिस में छुट्टी ले ली। बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद मैं फिर एक बार विशाखा से बात करने की सोची। क्या तुम्हें पहले से शक था? पर कैसे? हर औरत के मन में यह डर होता है कि कहीं उसका पति भटक न जाए, कहीं उसका कोई अफेयर न हो जाए। लेकिन मैं इस बात से सदा आश्वस्त रही, क्योंकि मैं तुम्हारी दृष्टि से कभी किसी औरत को पीछा करते नहीं पकड़ा। तुमने कभी किसी स्त्री के लिए कोई भद्दा मजाक स्त्रियों के लिए नहीं किया, कोई अश्लील टिप्पणी या फिर दूसरी पत्नियों का प्रशंसा नहीं की। कई बस इस बात में खुश रही। शुरू में मुझे अक्ल भी कहाँ थी, लेकिन फिर समय बदला। समाज एसएलटीबीटी का परिभाषित शब्द सुनाई देने लगा। इसके बारे में पढ़ने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि कितनी तरह की होती है। फिर भी जानने समझने में यह तुम्हारे प्रति संदेह होने लगा। नहीं जानती थी, शायद मैंने तुम्हारी दृष्टि से अक्सर दूसरी महिलाओं को तो नहीं, पर दूसरे पुरुषों को अजीब सी निगाहों से ताकते हुए पाया है। हम जिस पार्टी में जाते हैं, मैं तुम्हें वहाँ उपस्थित आदमियों की ओर एक अलग ढंग से देखती हूँ। तब मुझे अपने मन में उठते प्रश्नों का उत्तर न मिलते, लेकिन कल रात में सब कुछ समझ आने लगा। क्या विशाखा हल्के से हंसी। जानते हो, कल रात काफ़ी देर तक चुपचाप आंसू बहाती रही, इतनी खामोशी में कहीं तुम सुन न लो। पर अब हंसी आ रही है, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। जो एक खिलौना होता है ना, जैक इन बॉक्स, जिसमें कठपुतली को डब्बे से बाहर आने से रोकने के लिए हर बार डब्बे का ढक्कन जोर से बंद करना पड़ता है। हम दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में अब तक वही करते आ रहे हैं। विशाखा को यह कहते हुए मेरी आंखों से कुछ बूंदें छलक गई। जिस सच्चाई को सारी जिंदगी नकारता है, जिस सच्चाई को मैंने कभी स्वीकारा नहीं, सच तो विशाखा ने कितनी फैसले से अपना लिया। ये उस मेरे प्रति प्रेम को नहीं, बल्कि समझते हुए क्यों? विशाखा ने फौरन मेरे आंसू पोंछे। मुझे तुम्हारे लिए कष्ट हो रहा है। जिंदगी का कितना लंबा अरसा तुमने एक झूठ का आवरण ओढ़कर गुजार दिया। मैं खुश हूँ अब तुमने सच्चाई स्वीकारा। तो सबसे पहले यह बात बताई। विशाखा अब से होले से मुस्कुरा रही, फिर आगे बोली। शादी के बाद जब मैं पहली बार 2 हफ्तों के लिए मायके गई और लौटने के पर मैंने तुमसे पूछा तो क्या तुमने मुझे मिस किया?
तब तुमने बेहद ईमानदारी से कहा था कि तब मेरे अंदर कुछ छटक गया। मुझे लगने लगा था कि कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में मैं शायद मेरी वह जगह नहीं जो मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी है। विशाखा उस दिन को याद कर काफ़ी कुछ कहती रही और पुराने ख्यालों में खो गया। वह दिन था जब मुझे इस बात से हैरत हुई कि मैंने विशाखा को याद नहीं किया, न जवानी का उफान, न कोई शारीरिक ज़रूरत। पत्नी को वापस अपने पास कर भी कोई भीतर से व्याकुलता नहीं हुई। उस दिन मेरे अंदर का एक आवाज़ ने कहा था कि झूठी ज़िंदगी कब तक जीता रहेगा। विशाखा की गैर मौजूदगी में मेरी जरा भी तृष्णा पैदा नहीं थी और ना ही थी समीपता। मेरे मन में हलचल मचाई थी, लेकिन उससे प्यार करता हूँ। मैं अपनी शादी, अपनी गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। आज विशाखा ने जिस प्रकार मेरे सच को स्वीकार लिया, उसने मुझे अपने भीतर से खलखल अनुभव होने लगी, मानो मेरे पेट से एक गहरी खाई खुल गई हो। मेरे कंधों पर एक वजनी पत्थर रख दिया गया, एक खालीपन, एक बोझ, गिर जाने का डर और संभाल न सकने की व्यवस्था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं अपनी सच्चाई को फिर से काट नहीं देख सकता। वैसा क्यों नहीं, और मुझे समझते आए संभवतः मेरी गति अकेली डगर से आगे क्या करना चाहती हो। मेरे प्रश्न पर विशाखा बोली, जैसे चल रहा है चलने देते हैं। हम शादी किए हैं, हमारे बच्चे हैं, जिनकी अभी भी ये समझने की ना तो स्थिति है और न ही तुमसे शादी करके वैसे भी शारीरिक सुख बहुत कम मिला है। मैंने इसे अपनी नियति मान लिया है। मैं इस बात से खुश रही कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, मेरी भावनाएं समझते हो और उनकी कदर करते हो। बच्चों का पालन पोषण से तुम हमेशा मेरा साथ निभाया। घर के काम काज में तुमने हमेशा मेरा हाथ बटाया। एक पत्नी को क्या चाहिए? हमारे देश में ये सब बातें शारीरिक सुख की कमी भरने के लिए पर्याप्त होती है। वैसे भी हमारे समाज में कहाँ ऐसी इच्छाओं की बात करने की स्वतंत्रता है। जो कुछ भी है उसे एक चार दीवारी के अंदर ही है रहने देते हैं। विशाखा की बात मुझे जच गई। मैंने अपनी असलियत बयां कर दी, मगर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे व्यक्तिगत पर मुखौटा लगा हुआ है, वह भी बरकरार रहेगा। जब भी विशाखा को अपनी आपत्ति नहीं हुई तो मेरे लिए भी सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। समाज में जो मेरी इच्छा भी है, सफल व्यक्ति, सुंदर पत्नी, प्यारे बच्चे ही बनी रहेगी और गृहस्थी यथावत चलती रहेगी। मैं यही सोचकर आगे बढ़ा कि मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, परंतु मेरी सच्चाई को अपनाने के बाद मेरे अंतर्मन में खुद की परिवर्तन आने आरम्भ हो गए। आज तक वैवाहिक जीवन में जो फर्ज विशाखा के प्रति निभाता गया था, उसे निभाने के लिए मुझे मानसिक दबाव लगाना बंद हो गया। मैं किसी भी मजबूरी अंतर विशाखा को नज़दीक न आता। ये मेरी असलियत क्या है सोचकर मैं बड़े ही सुविधाजनक रूप से अपनी दैहिक दूरी बना ली। इधर ऑफिस में राघव की ओर जब मेरा दिल तीव्रता से धावने लगा, फिर मैं स्वच्छंद पंछी सा उड़ता लगता, जैसे पंख पूरी उड़ान भरने को मचल रहे हैं। मस्तिष्क क्या चीज़ है, कब क्या खेल खेलने लगे, हमें खुद पता नहीं चलता। मेरी शादी केवल एक आवरण बन गई थी, एक ऐसा सिर्फ दफा निश्चित मेरा विशाखा है और मेरे बच्चों को सबको उनकी सुविधा अनुसार वह मिल रहा था जो उन्हें चाहिए था। मुझे सामाजिक स्टेटस, विशाखा को बिना कमाने की चिंता किए आरामदेह किसी जिंदगी को, बच्चे के माता पिता का प्यार, संरक्षण, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मैंने अपने मन में महसूस कर रखूं क्यों ना मैं सब कुछ पालूं जिसकी कल्पना मात्र कर सके। मैं आज तक जीवन बिताया। मैंने राघव के नेतृत्व में भी अपनी कशिश अनुभव की, इसलिए अब की बार मैं सामने आने पर नजरें चुरा कर भागने की जगह झूठ बोलकर सामना करने की ठानी। राघव मुझे अपनी उम्र में काफ़ी छोटा था, यह कभी 10-12 वर्ष। उसकी बात कुछ और, उसका जोश, उसकी उमंग, उसका जुनून, पता नहीं उसने मुझे क्या दिखाई दिया। मेरी तरफ आकर्षित हुआ, पूछता हुआ मुझे यही बाहों में कसकर भर लेता। उसकी यही बातें मेरे लिए छू जाती। जब उसके साथ होता हूँ तो प्यार का देखकर अक्सर मेरे नेत्र में सजल हो उठते हैं, इतराने लगते हैं। यूँ कहूँ कि मैं खुद पर। राघव इस शहर में अकेला रहता है, उसका परिवार झांसी में रहता है। एक दिन उसने पूछा कि क्या उसके घर वालों को पता है कि मैं हामी भर में। मुझे हैरानी हुई, लेकिन उसने जो कुछ आगे कहा उसको सुन के होश हो गया। वहाँ मुझे कोई नहीं समझ सकता। मैंने एक बार अपने भाई के मुँह से अपनी सच्चाई अपने घर वालों को बताने का विफल प्रयास किया था। दिन में आक्रामक हो गए थे, मानना कि ऐसे सब गाँव को मेरा भूत उतारने की बात करने लगी थी। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी पूजा मंडली की सहायता से एक बाबा को फाइनल कर डाला था और मुझे एक आश्रम में ले गई थी। यह बाबा मुझे
की जड़ा कहकर एक मोरपंख की मोती झाड़ू मेरे ऊपर मारने लगा। चोट के कारण मैं रोने लगा। मैं काफ़ी डर गया था। उस समय मेरी उम्र केवल 17 वर्ष थी। ये सब होता रहा। मेरी मम्मा हाथ छोड़कर सामने बैठी देखती रही। मैं किसी तरह भाग कर वहाँ से घर आ गया। फिर मेरी दादी ने बारी आई तो वह मुझे एक डॉक्टर के पास कन्वर्जन थेरेपी के लिए ले गया। डॉक्टर के पूछने पर जब मैंने बताया कि मुझे मेन परफ्यूम अधिक पसंद है, उसने मुझे ऐसे स्टोर से अक्सर जाने की सलाह दी जहाँ वीमेन परफ्यूम कितना बचाना था। अब यह मुझे शाकाहारी भोजन खाने की सलाह दी गई। मैं एक कॉपी में राम राम लिखते रहने को कहा गया। उसने तो मुझे संन्यास तक लेने का मशवरा दे डाला। कह राघव हंसने लगा। फिर बोले इसलिए मैं पैरों पर खड़ा होने की ये चला गया। अब उसने मुझसे दूर। मुझे क्यों पता था यहाँ आने से मेरा एक फ़ायदा हो जाएगा। आपसे मेरा मुलाकात है कहकर मेरी अर्थ भरी आंखों में झांकने लगा। उसकी शरारती नज़रों को अपनी ओर से ताकते देख मेरी दृष्टि झुक गई। मुझे लगा जैसे मेरा कपोल कुछ गुलाबी हो गए। राघव की खुद को पहचान कर अपनाने की हिम्मत मुझे अक्सर हैरान कर देती। मुझे लगता है कि मैंने कभी आधी जिंदगी के बाद खुद को पहचाना। इसमें बेहतर रहता है कि किशोरावस्था में अपनी असलियत का आभास मुझे भी हो जाता। परंतु जब मैं जवानी की दहलीज चढ़ रहा था तब मुझे इतनी जागरूकता, इतना खुलापन और इतना एक्सपोजर का होने लगा। आजकल पीढ़ी इतनी स्मार्ट है कि राघव के ऊपर मुझे गर्व होने लगा। सब कुछ इतना सुखद चल रहा है। मेरा पास मेरे प्यार है, मेरा परिवार है। परंतु समय की मंशा कुछ और। विशाखा को राघव के बारे में मैं नहीं बताया। यह केवल मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी सब कुछ है। अच्छी दोस्त भी थी। मुझे लगा था कि मेरी खुशी में ही उसकी खुशी है। मुझे पसंद देख कर वह कभी झूम उठेगी, लेकिन उसने उल्टा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे साथ बेवफाई करते तुम्हें शर्म नहीं आई। मेरी बात सुनते ही विशाखा बिखर पड़ी। पर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता चुका हूँ। मैंने सोचा था कि तुम खैर छोड़ो, अब तुम चाहती क्या हो। उसकी प्रतिक्रिया पर मेरा हैरान होना लाजमी था। अब तक मेरे पूरे जीवन में मेरे हृदय की दीवारें सीलन से बरबराती रही। अब जहाँ तक दूर सारी सीलें जगमगाने लगी। विशाखा का यह रूप मेरी कोमल संवेदनाओं को रेशमी तारों को निरंतर से झकझोरने लगा। तुम ही कहो कब मैं आज सर्ववादिता का नकाब पहने रखूं। अब मेरे अंदर पसरा सूनापन मुझे डसता है। मेरे इस कथन से शायद हम दोनों के रिश्ते के बीच फैला धुआं थोड़ा और गहरा गया। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।